हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है किशोरावस्था के बारे में और उनकी विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो मेरी आप सबों से गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि किशोरावस्था में होता क्या है और वे किस टाइप के बच्चे होते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था मानव जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इस अवस्था में बच्चे स्वयं को बच्चा ना समझकर एडल्ट समझने की भूल करते हैं, यानी अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। और ऐसे में एक शिक्षक को विद्यालय में या कॉलेजों में कैसे हैंडल करना पड़ चाहिए, घर में माता पिता को अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सभी जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उस टाइम बच्चे भी ऐसी अवस्था से गुजरते हैं कि वे अपने आप को ही सही समझते हैं और बड़ों की बातें उन्हें चुभती रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में बालकों की स्थिति दुविधा भरी होती है। इस काल में बच्चे लापरवाह और धैर्यहीन होते हैं, यानी उनमें पेशेंस नहीं होता है। इस अवस्था में बालकों में क्षमा नाम की चीज़ भी नहीं होती है। बालक स्वयं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं और इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, क्रोध में रहते हैं और बहुत ही जल्दी अग्रेसिव होने लगते हैं, यानी उग्र होने लगते हैं। किसी भी बात में लगता है कि मैं ये कर लूँगा, जो भी काम कर रहा हूँ वही सही है। बाकी जो कुछ भी कोई बोलता है तो वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उत्तेजित होने लगते हैं। साथ ही ऐसे बच्चों में उत्सुकता भी होती है और लालच भी। ऐसी अवस्था में बालक कोई सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो इस अवस्था के बालक सामाजिक होते हैं, लेकिन सामाजिकता से दूर होते हैं। उनको ये नहीं पता है कि समाज में एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है और कैसे रिश्तों को निभाना है। किशोरावस्था में चूंकि बालकों में कई प्रकार से शारीरिक बदलाव भी होते हैं, हम जानते हैं। जिस लड़कों में 13 साल की अवस्था में बदलाव होते हैं और लड़कियों में थोड़ी जल्दी हो जाता है बदलाव, 12 साल की अवस्था तक बदलाव हो जाता है। तो ऐसे शारीरिक बदलाव में उनकी मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति से कमज़ोर पड़ जाती है। वे अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करना है, कैसे करना है। और किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक स्वयं को अभिभावक की भूमिका में समझने की भूल कर बैठते हैं। वे वही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, बल्कि अपने आप को अपने से छोटे भाई बहनों के गार्जियन के रूप में समझने लगते हैं। तो ऐसे संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों ने भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं कि किशोरावस्था की क्या परिभाषा दी गई है। तो स्टेनले हॉल ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, किशोरावस्था महान तनाव और संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी एडोलिसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। स्टेनले हॉल ने एक और परिभाषा दी है। उनके अनुसार यह सिद्धांत हमें प्रकृति की क्रमबद्ध विकास की ओर अभिप्रेरित करती है। यानी उनका कहना था कि किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस जो है, उसका सिद्धांत यानी उनमें एक क्रमबद्ध विकास होता है और उस विकास को हम लोग भी जानेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है एडोलेसेंस में। इसमें क्या होता है कि इसमें हम 2 पॉइंट देते हैं। एक तो देते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सेल्टेटरी डेवलपमेंट, एंड दूसरा देते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो चलिए पहला देखते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्यतः 2 सिद्धांत किशोरावस्था के लिए प्रतिपादित किया गया है, लेकिन इसमें आकस्मिक विकास के सिद्धांत को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का वह रूप होता है जिसमें नए शारीरिक अंगों का उद्गम होता है और वो क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से ना होकर अचानक सामने आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे घबराने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और फिर धीरे धीरे वो विकास की अवस्था को प्राप्त करते हैं।
जिसकी निर्धारित सीमा 18 से 20 वर्षों तक मानी जाती है। यानी कि जो विकास का क्रम होता है वो 18 से 20 वर्षों तक चलता रहता है। महिलाओं में यह स्थिति 7वें वर्ष से शुरू होकर 17 से 19 वर्षों तक पूर्ण मानी जाती है, जबकि पुरुषों में यह स्थिति 8वें वर्ष से शुरू होकर 19 से 20वें वर्ष में पूर्ण मानी जाती है। और इस सिद्धांत को डार्विन के विकास के सिद्धांत से ही समायोजित किया गया है। यानी कि डार्विन ने जो विकास के सिद्धांत की परिभाषा दी थी उसी से ये मिलता जुलता या मैचेबल है। अब हम दूसरा देखेंगे कि थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट क्या है, यानी क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत में किशोरावस्था की उन सभी विशेषताओं को शामिल किया जाता है जिसमें विकास की अवस्था समय के अनुसार धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है, और इसका अनुमान सहजता से तब लगता है जब किशोरावस्था को पार करके बच्चे प्रौढ़ावस्था में समय स्वयं को समायोजित करना शुरू करते हैं। यानी जब विकास धीरे धीरे क्रमबद्ध होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जब किशोरावस्था को पार कर लेते हैं और प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, तब वे अपने आप को इस विकास में समायोजित कर पाते हैं। तो इसमें कैसे होता है वो हम देखेंगे। इसके अंतर्गत कुछ और विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास होता है यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा विकास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। तीसरा डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। और चौथा है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो अब हम देखेंगे कि शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है, यानी बच्चों में किशोरावस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। तो इसके अंतर्गत अनेक शारीरिक अवस्थाएं आती हैं, जिनमें वजन है यानी वेट, लेंथ है लंबाई, सिर और दिमाग है यानी हेड और ब्रेन, टीथ है यानी दांत, बोन्स हैं यानी हड्डियां, और इसके अलावा अदर ऑर्गन्स भी हैं जो शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम पहला देखेंगे कि वेट कैसे होता है। किशोरावस्था में बच्चों का वजन बालिका की अपेक्षा बालक का अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि बालिकाओं के कुल वजन का 25 पौंड वजन बालकों में अधिक होता है। इस अवस्था में यह एक आश्चर्य है तथा गुणात्मक परिवर्तन भी इसको माना जा सकता है। ये आश्चर्य ही की बात है कि लड़कियों में क्यों कम होता है, लड़कों में क्यों ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी यही फैक्ट है और ऐसा ही होता है। इसके अलावा हम अगला देखेंगे विकास लेंथ यानी लंबाई। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई 18 वर्षों तक तेजी से बढ़ती है, लेकिन बालिकाओं में 16 वर्ष की अवस्था में ही लंबाई पूर्ण हो जाती है। यानी 16 वर्ष के बाद उनकी लंबाई मतलब शायद ही बढ़ती है, अदरवाइज न के बराबर बढ़ती है। मनोवैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता रही है कि लड़के एवं लड़कियों की शारीरिक लंबाई जो है वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। ऐसे में क्या होता है कि माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों के रख रखाव, उनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब आते हैं सिर और दिमाग यानी हेड एंड ब्रेन पर। लड़कों का सिर और मस्तिष्क 16 वर्ष की आयु तक अपने पूर्ण स्वरूप को ले लेता है। यानी कि 16 वर्ष के आते आते लड़कों या बालकों में उनके सिर या मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यही चीज़ लड़कियों के साथ भी है। लड़कियों के भी सिर और मस्तिष्क की पूर्ण संरचना 16 वर्षों में पूरी हो जाती है, और दोनों के मस्तिष्क तथा सिर का वजन 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। यानी कि हेड और ब्रेन का जो ग्रोथ होता है वो लगभग सेम होता है दोनों में। अब आते हैं टीथ का, यानी उनके दांत कैसे होते हैं। तो किशोरावस्था में लगभग सभी दांत निकल आते हैं, यहाँ तक कि प्रज्ञा दांत यानी अक्कल वाला दांत जो बोलते हैं वो भी निकल आते हैं या निकलने की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
जिस व्यक्ति को प्रज्ञा दांत नहीं निकल पाता है उसमें प्रौढ़ावस्था तक इसकी संरचनाएं विकसित होती रहती हैं और जिसके कारण अनेकों शारीरिक विकृतियां सामने आती है। और ये क्या करते हैं, ये विकृतियां सामान्यतः शारीरिक विकास को भी बाधित करते हैं। तो अगर बच्चों में पोषण सही होगा तो वो सही समय पे दांत निकल आएंगे। अगला पॉइंट हम देंगे बोन्स यानी हड्डियां। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के हड्डियों का पूर्ण विकास हो जाता है और विकास की यह कड़ी लगभग आगे बंद भी हो जाती है। यानी कि एक किशोरा अवस्था की अवस्था तक आते आते हड्डियों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है और उसके बाद फिर उसका ग्रोथ होना लगभग रुक जाता है। इस अवस्था में हड्डियां संपूर्ण मजबूती को प्राप्त हो जाती हैं और अनेक छोटी छोटी हड्डियां बड़े हड्डियों के साथ जुड़कर शरीर को एक नया स्वरूप दे देती हैं। फिर हम आते हैं अदर ऑर्गन्स की ओर, यानी कि अन्य जो शारीरिक अंग हैं उसमें किस तरह से विकास होता है। तो इसके अंतर्गत शरीर के वे सभी अंग शामिल होते हैं जिसमें मांसपेशियां संपूर्ण स्वरूप दिखाने लगती हैं तथा निश्चित आकार उनका हो जाता है। यानी कि पहले बच्चों में वो मांसपेशियां छोटे छोटे रूप में थे, अब उनका एक निश्चित और सही आकार हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था तक मांसपेशियों का कुल वजन पूरे शरीर का 33% होता है और 16 वर्ष की अवस्था तक यह बढ़कर 44% तक हो जाता है। यहाँ तक कि शारीरिक दशाओं के अनुसार मांसपेशियों के बढ़ जाने के कारण हृदय के धड़कन की गति भी पहले बच्चों में 144 होती थी, अब 72 तक सिमट जाती है, जो संपूर्ण जीवन के लिए एक निर्धारक बिंदु भी बन जाता है। और इस काल में बालकों में क्या होता है कि शारीरिक शक्ति प्रदर्शन के लिए होड़ लग जाती है। यानी कि बालक क्या करते हैं, वो अपने शक्ति को दर्शाना शुरू कर देते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे में बहुत ही ज़्यादा शारीरिक बल आ चुका है। और अनेकों प्रकार की उनमें क्या होते हैं कि रोमकूप की स्थितियाँ प्रबल हो जाती हैं, कंधे और सीना वगैरह भी चौड़े हो जाते हैं और वो अधिक से अधिक पुरुषोचित गुणों को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लड़कियों में यह गुण शारीरिक सौंदर्यता की ओर अधिक बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के शारीरिक बदलाव अलग हो जाते हैं तथा भिन्नता को भी प्रदर्शित करते हैं। उनके कमर अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मंथली के रूप में परिलक्षित होता है। इस काल में वो क्या होता है कि स्त्रियों के जो समुचित गुण होते हैं उनको पा लेती हैं और स्वयं को सजाने संवारने में अधिक लिप्त हो जाते हैं वे, जो परिपक्वता की निशानी भी मानी जाती है। और यह अवस्था गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे उपयुक्त भी मानी जाती है। यानी कि उनमें जो भी शारीरिक बदलाव होते हैं वो किशोरावस्था को पार करते ही एक परिपूर्ण स्त्री के रूप में दिखाई देने लगता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में ये शारीरिक दशाएं इस बात की परिचायक होती हैं कि जब बच्चों की उम्र 5 वर्ष से अधिक शुरू हो जाए तो माता पिता की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है और जो 18 वर्ष की अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करती है। अतः शिक्षक के रूप में हमें भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने सही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। और साथ ही समाज का भी यह दायित्व होना चाहिए कि वो बच्चों में गलत भावना, हीन भावना या किसी तरह का कोई गलत बुरी संगत न पड़ने दें और वे एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। अब दूसरा आते हैं मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास क्या है। किशोरावस्था में बच्चों का मानसिक विकास लगभग उच्च कोटि का हो जाता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से उनके सभी अंग इस लायक बन जाते हैं कि वह अपने वातावरण के अनुकूल सभी मानसिक दशाओं को पूरा कर लेता है और अपने व्यक्तित्व को भी उसी अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। अर्थात जो बच्चे जब किशोरावस्था तक पहुंच जाते हैं तो उनका शारीरिक विकास तो हमने देखा कि वो परिपूर्ण हो ही जाता है, साथ में मानसिक परिपक्वता भी आ जाती है और ऐसे में क्या होता है कि वे इस लायक बन जाते हैं कि अपने आप को वातावरण में ढाल सकें।
अब आते हैं समायोजन और स्थायित्व का अभाव, यानी कि लेक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी। किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या बालकों के साथ इस बात की होती है कि वे स्वयं को अपने वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं। वे थोड़ा हिचकिचाहट में भी रहते हैं और उनमें स्थायित्व नहीं ला पाने का कारण होता है कि वे शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उनमें कमी रहती है, और मानसिक रूप से भी सामाजिक विचारों से परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। वो अपने आप को समाज में पूरी तरह से समायोजन इस उम्र में नहीं कर पाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि गहरी मित्रता यानी फास्ट फ्रेंडशिप में क्या होता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां मित्र बनाने में अधिक विश्वास करते हैं। इसका मुख्य पहलू यह होता है कि किशोरावस्था के पहले अर्थात 6 वर्ष की आयु तक वे अपने समान लिंगों के साथ मित्रता करना पसंद करते हैं, और जबकि 7वें वर्ष से वे विपरीत लिंगों के साथ मित्रता करना अधिक पसंद करने लगते हैं। यानी कि जो लड़का होता है ये वो लड़की, और लड़की जो होती है वो लड़कों के साथ मित्रता करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट बिहेवियर यानी अलग अलग व्यवहार कैसे होता है। किशोरावस्था में चूंकि बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज गति से शुरू हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में अभिभावक उन्हें नियंत्रित जीवन जीने की सलाह देते हैं। यानी पेरेंट्स क्या करते हैं, वे बच्चों को समझाते हैं कि तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, सलीके से जियो, सलीके से उठो बैठो, जिसे बच्चे पसंद नहीं कर पाते हैं। और परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, उनके व्यवहार आक्रोशिक हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव भी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके व्यवहार में भिन्नता दिखाई देने लगती है। अब हम देखेंगे अगला कि फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड रिवॉल्ट यानी स्वतंत्रता एवं विरोध की भावना कैसे बच्चों में उत्पन्न होती है। तो किशोरावस्था में बच्चे स्वतंत्रता अधिक पसंद करते हैं, लेकिन परिवार एवं समाज में ऐसी व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे विरोध की भावना उनमें प्रबल हो जाती है और वे अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसी मानसिकता स्वयं उनमें घर कर जाती है, और हमें ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि परिवार का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो, और अगर हो भी तो वो जल्द से जल्द सुलझ जाए। अब हम आते हैं समूह का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। 12 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चों में समूह बनाने की आदत बन जाती है, और वो समूह में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, और वही उन्हें अच्छा भी लगता है, वही उसे आवश्यकता भी ऐसी महसूस होती है कि हम एक ग्रुप बनाकर चलें। ऐसी परिस्थिति में बच्चे अपने माता पिता से भी दूर होने लगते हैं, और जिससे वे अपने रास्ते से कभी कभी भटक भी जाते हैं। अतः एक सजग अभिभावक को इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ ही शिक्षकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वो स्कूल में ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे वो अपने पढ़ाई लिखाई से भटक जाए और इस तरह से ग्रुप बना करके कुछ गलत कार्य ना कर लें। तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है ऐसी अवस्था में किशोरों की मदद करना। और अब हम देखेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का क्षेत्र कैसा है, यानी सोशल डेवलपमेंट क्या है। तो इसके अंतर्गत अनेक सामाजिक परिवर्तन आते हैं, जैसे तर्क शक्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो सामान्य सी बात बनती है जब बच्चों में किशोरावस्था पनपना शुरू होता है, और ऐसी स्थिति में उनमें तर्क वितर्क करने की आदत सामान्य रूप से बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वे सभी उम्र के लोगों से छोटी छोटी बातों में ही तर्क वितर्क करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है दिवा स्वप्न की अधिकता यानी एब्यूडेंसी ऑफ डे ड्रीम। बच्चे जब किशोरावस्था में स्वयं को पाते हैं तो उनमें सामान्य रूप से यह बात घर कर जाती है कि हम सभी प्रकार के कामों को उतने ही कुशलता से पूरा कर सकते हैं जितनी कुशलता से बुजुर्ग या वयस्क लोग या उसके मम्मी पापा पूरा कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी बच्चों में पैदा हो जाती है। अब हम आते हैं क्रोध की अधिकता यानी डेवलपमेंट ऑफ एंग्रीनेस। सामाजिक विकास के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि इस अवस्था के बच्चों को स्वयं को अधिक स्वतंत्र रखना ज़्यादा पसंद करना होता है।
लेकिन सामाजिक संरचनाओं के अनुसार उन्हें अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ता है। अब परिणाम इसका क्या होता है कि उनमें क्रोध का विकास अधिक होने लगता है, क्योंकि उन्हें तो किसी की रोक टोक और किसी का बंदिश पसंद तो है नहीं। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं और इसका परिणाम क्रोध में उतरता है। अब आते हैं आपराधिक प्रवृत्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ डिलिक्वेंसी। स्वाभाविक रूप से बच्चे मन एवं मस्तिष्क से कमजोर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत ही बलवान, बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं। उनमें जो भी विकास संबंधी क्रियाएं समावेशित की जाती हैं उसका वे थोड़ा बहुत पालन भी करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ असामान्य एवं कुसंगतियां भी उनके जीवन में आ जाती हैं, जो उनमें क्या करती है, आपराधिक वृत्ति को जन्म देती है। और ऐसे में उन्हें क्या होना चाहिए कि रोका जाना चाहिए, और इसको रोकने में हमें परिवार भी मदद करता है और शिक्षकों को भी मदद करना चाहिए, साथ ही हमारा समाज भी इसमें हिस्सेदार होना चाहिए, तभी सामाजिक विकास हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आस्थावान बनने की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा होती है किशोरों में। चूँकि किशोरावस्था में बच्चों को उचित और अनुचित का ज्ञान बहुत कम होता है, क्योंकि वे स्वयं को इतने उच्च आदर्श में ढाल लेते हैं कि सहजता से वे किसी भी बात को आस्था में बदलकर स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि किसी भी तरह का फेथफुलनेस अगर टेंडेंसी है तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अब अगला हम क्षेत्र देखेंगे ज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, कि वो बच्चों में कैसे आती है। किशोरावस्था में ज्ञानात्मक विकास के इस क्रम में बच्चों में प्रायः यह आदत सी बन जाती है कि वे ज्ञानार्जन के क्षेत्र में स्वयं को बहुत आगे ला पाते हैं। तो इसके आधार पे मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने भी अपने कुछ आवश्यक पॉइंट्स बताए हैं, जिन पॉइंट्स को देख लेना हमें भी उचित लग रहा है। तो इन पॉइंट्स में पहला है सामाजिक गतिविधियों में रुचि, यानी इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज़। चूँकि बच्चे समाज में ही अपने अधिकतम क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में अधिकांशतः उनमें सामाजिक ज्ञान का ही भंडार अधिक विकसित हो पाता है। हमें उनके इस रुचि पर ध्यान देते हुए शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। देखना चाहिए कि उन्हें किन किन गतिविधियों में रुचि आ रही है, हमें उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। दूसरा है लव अवेयरनेस यानी प्रेमासक्ति। किशोरों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे ज्ञानार्जन के क्रम में अधिक से अधिक प्यार पर आधारित साहित्य या अखबारों का वैसा भाग जिसमें रोमांस अधिक होता है, या कुछ साहसिक कार्य जिसमें कुछ दिखाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, वैसे कार्यों को वो अपने ज्ञान का आधार बना लेते हैं। और यही चीज़ उनमें दिखाता है कि वो किस प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अब हम आते हैं तकनीकी एवं संस्कृति में रुचि, यानी कि इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। चूँकि किशोरों में यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे अपने जीवन को मनोनुकूल बना सके, यानी अपने अनुसार वे अपने जीवन को जी सकें, क्योंकि इसके लिए वे पूरी कोशिश भी करते हैं, और जिसके अनुसार अधिकांश बालकों का झुकाव विज्ञान एवं तकनीक में भी होता है, और जबकि बालिकाओं का झुकाव ज़्यादातर चिकित्सा सेवा में, संगीत में, चित्रकला आदि में अधिक होता है। तो ऐसे ही क्षेत्रों में वे अपने ज्ञान का विस्तार अधिक से अधिक करना चाहते हैं। अब हम आते हैं संवेगात्मक विकास का क्षेत्र, यानी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में। संवेगात्मक यानी इमोशनल अवस्था शरीर की वैश्विक मानसिक चेतना की अवस्था है, जो कुछ अलग तरीके से क्रियाकलापों को पूरा करता है और सोचता भी है। और ये बात एलिस क्रो ने भी कहा है। उन्होंने इमोशनल डेवलपमेंट को अलग अलग भागों में बांटा है और हमें बताया है। जैसे पहला, लव। मानव विकास में किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने कोमल हृदय में जन सामान्य के लिए या अपने किसी मित्र के लिए प्यार का भाव रखते हैं, और यह प्यार ऐसा होता है जिसके टूट जाने के कारण उनमें तकलीफ का भाव उत्पन्न होने लगता है।
इसलिए शिक्षकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे बालकों को इस प्रकार निर्देशित करें जिससे कि किशोरावस्था में उनका सर्वांगीण विकास सुनियोजित तरीके से हो सके, न कि वे किसी और संगत में किसी गलत कार्य में पड़े। अब आते हैं अगला पॉइंट, घृणा यानी हेट। किशोरावस्था में बच्चे अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण स्वरूप दे पाने में परिपक्व नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी बातों पर, चाहे वह बात उनके भले के लिए ही क्यों ना बोली गई हो, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण संबंधित व्यक्ति के प्रति उनके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, ये पेरेंट्स भी और शिक्षक भी दोनों की यह जिम्मेवारी बनती है कि बालकों की इस प्रकार की घृणा की भावना को नियंत्रित किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये भावना बहुत ही गलत है। फिर अब हम आते हैं सहानुभूति यानी सिंपैथी। किशोरावस्था शारीरिक विकास की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों के हृदय में हर काम के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सामान्य मूल्य की भावना होती है, जिसका सदुपयोग या दुरुपयोग वे अपने परिवेश में करना चाहते हैं। लेकिन यह कितना सार्थक एवं निरर्थक होगा, ये उससे अपरिचित होते हैं। उन्हें ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है कि वे जो किसी पे विश्वास कर रहे हैं या किसी के प्रति सहानुभूति दर्शा रहे हैं, तो वो सार्थक होगा, यानी वो फलित होगा, या वह बेकार चला जाएगा, ये उन्हें बोध नहीं होता है। परिणाम स्वरूप वे अपने कर्तव्यों से प्रायः अलग हो जाते हैं, और जिसका नियंत्रित करने की जानकारी संबंधित चिंतकों को अवश्य रखनी चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए बच्चों को कि हाँ, ये सही वो कर रहे हैं, सही व्यक्ति से सहानुभूति रख रहे हैं या नहीं। अब हम आते हैं एंग्री या क्रोध की भावना। किशोरों में यह सामान्य सी बात पाई जाती है कि वे सामान्य स्थल के बातों पर भी बिना सोचे विचारे क्रोध कर लेते हैं। मतलब सही गलत का उन्हें भान होता नहीं है, उससे पहले वे क्रोध कर लेते हैं, जिससे उनके स्वयं का नुकसान होता है, साथ ही साथ उनके शुभचिंतकों का एवं परिवेश का भी नुकसान होता है। अतः एक सजग माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों में क्रोध की भावना उत्पन्न न होने दें, और ये बच्चों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वे भी सोच समझ के क्रोधित हों, वे भी अपने गुस्से पे नियंत्रण रख सके। अब हम आते हैं रिजिडनेस यानी कि जिद। किशोरावस्था की यह ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें किशोरों में माता पिता तथा अभिभावकों के सलाहों के विपरीत प्रक्रिया करने की आदत बन जाती है, जिससे माता पिता पसंद नहीं करते। परिणाम यह होता है कि बच्चे उस कार्य विशेष को पूरा करने के लिए जिद पर उतर जाते हैं, और इसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चे अपने मार्ग से विमुख हो जाते हैं, और वे अपने मन के अनुसार कार्य करने के शिकार हो जाते हैं, जो उनके भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, या उनके भविष्य को खराब भी कर सकता है। अगला पॉइंट है काइंडनेस या दया भाव। दया भाव एक ऐसा भाववाचक रूप है जो किशोरों में खास रूप से पाया जाता है, जिसका परिणाम सामने आता है कि वे किसी भी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके दुख से तुरंत द्रवित होकर अचानक दया भाव से भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सत्यता का बोध होता है, वे चेतना अवस्था में आ जाते हैं तथा उसकी उपयोगिता के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे में दिक्कत बहुत हो जाती है। अब कोई गलत व्यक्ति है, वो भी अगर झूठ बोल करके भी दया भाव अपने लेना चाह रहा है, और बच्चे उस पर दया भाव दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि इमोशनली ब्लैकमेल भी हो सकते हैं बच्चे। तो ऐसे में अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों में दया भावना के मूल तत्व को सही तरीके से समायोजित करने की ओर अग्रसर करें, यानी बच्चे ये समझ पाए कि वे दया भाव जहाँ दिखा रहे हैं वो सही जगह है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को भी समझनी चाहिए, अभिभावकों को भी समझनी चाहिए, उनके शिक्षकों से भी यही अपेक्षा होती है, और
समाज से भी ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वे बच्चों को गलत तरीके से परेशान ना करें, गलत तरीके से उन्हें मोटिवेट ना करें, उन्हें एक सही नागरिक बनने में उनकी मदद करें। अब हम आते हैं निष्कर्ष की ओर। किशोरावस्था के उपर्युक्त सभी विकास के क्षेत्र एवं अवस्थाओं को जब हम देख लिए तो ये स्पष्ट हो जाते हैं कि वास्तव में यह अवस्था क्या है, संघर्ष एवं विरोध की अवस्था है और साथ ही तूफान एवं तनाव की भी अवस्था है, जिसे समय रहते ही सही मार्गदर्शन करके बच्चों के जीवन को संवारा जा सकता है तथा समाज को एक स्वस्थ एवं विकासशील नागरिक की प्राप्ति भी हो पाएगी। अक्सर शिक्षकों एवं अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो किसी किशोरावस्था के दौरान अपने बच्चों, अपने छात्र छात्राओं का विशेष ख्याल रखें, उन्हें सही एवं गलत में दिशा निर्देश करें, उन्हें सही ज्ञान दें और अच्छे बुरे की पहचान करने में उनकी मदद करें। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में अभी आप नए नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और किशोरावस्था के बारे में मैंने जो भी आप लोगों को जानकारी दी वो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।